नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज ई काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन है और सर्वर भी लास्ट में आकर के बहुत स्लो हो चुका है। चलिए इन प्रकार ने सभी लोगों ने अपना अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब बारी है कि कल से यानी आज रात 12 बजे के बाद से अब नोटिफिकेशन अभी तक लेटेस्ट कुछ आया नहीं है, लेकिन संभवतः कल से जब ई काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें अब सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, वो है डॉक्यूमेंट्स की। और ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास प्रायर यानी पहले से रेडी होने चाहिए। और इन सब की लिस्ट जैसे जैसे ई काउंसलिंग में आपका जो लोग भी कट ऑफ लिस्ट में आते जाएंगे या जिनके स्कोर अच्छे हैं, चाहे वो जिस कैटेगरी के हैं, वो जैसे जैसे वहां आते जाएंगे उन सबको मेल पर और एसएमएस पर उसकी सूचना भी मिलेगी और मेल पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट क्या क्या आपको लेकर के जाना है उसकी भी सूची रहेगी। तो हम लोग शुरू करते हैं कि सबसे पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है जो आपके पास हर हाल में रेडी होने चाहिए। उसमें सबसे पहला है आधार। ये सही बात है कि फॉर्म फिलअप करने के समय जिन बच्चों के आधार थे उनके सारे डिटेल दिए गए हैं और जिनके आधार नहीं थे उनके भी फॉर्म फिलअप हो गए थे। तो फॉर्म फिलअप हो जाना एक अलग बात है, लेकिन अब उस समय से अब तक समय लगभग 2-3 महीने का समय बीत चुका है। 3 महीना कह सकते हैं या 4 महीना कह सकते हैं फॉर्म फिलअप करने के समय से। तो अब आपके पास आधार होना ही चाहिए। अभी भी नहीं है तो कम से कम अप्लाई तो हो ही जाना चाहिए रिक्वायर्ड, क्योंकि वो रिसीविंग होती है एक प्रक्रिया में। लेकिन अब आपके पास आधार ओरिजिनल होना चाहिए और इसमें केवल कैंडिडेट का ही नहीं, माता और पिता का भी आधार होना चाहिए। आमतौर पर अब ये सामान्य स्कूलों में भी जो बिहार गवर्नमेंट वगैरह से रजिस्टर्ड हैं उनके लिए भी इस आधार कार्ड की जरूरत है कि स्कूल में माता पिता का भी आधार जमा करना है। तो आप कैंडिडेट के साथ साथ अपना आधार भी देख लेंगे। दूसरी बारी आती है बर्थ सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट के बगैर तो फॉर्म पे अप्लाई हो नहीं सकता था, तो ये ऑलमोस्ट सभी के पास है जिन्होंने भी टीसी मिल गई है। अब यहाँ एक चीज देख लेंगे कि उसकी जेन्युइनिटी कितनी है। गलत डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, जो आधार पर हो वही बर्थ सर्टिफिकेट पर हो। इन केस अगर इन दोनों डॉक्यूमेंट्स पर बर्थ डेट ऑफ बर्थ में अगर कुछ अंतर है तो फिर उसके अगेंस्ट में आपका एफिडेविट होना चाहिए, लेकिन वो एफिडेविट मान्य तब होगा जब आपने जो डेट ऑफ बर्थ भरा है अगर दोनों में कुछ अंतर है तो वो दोनों ही एज डेट ऑफ बर्थ जो है वो एज ब्रैकेट के बीच का होना चाहिए, यानी 10 से और 12 के बीच में। कहने का मतलब 31 दिसंबर 2023 को 31 मार्च 2023 को उस बच्चे का उम्र 10 से कम नहीं होना चाहिए और 12 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ही कुछ अंतर जो होगी उसकी संभावना है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट होगा, तो दो आधार डॉक्यूमेंट हो गया, पहला बर्थ सर्टिफिकेट आधार, दूसरा हो गया बर्थ सर्टिफिकेट। तीसरा जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है वो बाय द नेम ऑफ कैंडिडेट होना चाहिए। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की एक एक्सपायरी डेट होती है, कभी कभी अस्थायी भी बन जाता है। आजकल लोग ऑनलाइन भी बनवा रहे हैं, तो ऑनलाइन जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप करने के समय बनवाया उनको चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन अगर बहुत पहले का बना हुआ है तो उस पर आप एक बार देख लेंगे या चेक कर लेंगे कि उसकी वैलिडिटी कब तक है। अगर वो एक्सपायर हो चुका है तो आप उसको इमीडिएट बनवा लें, फिर से अप्लाई करके उसको बनवा लें। अब इसके बाद जो चौथा डॉक्यूमेंट होता है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। ये सब पर लागू नहीं होता है, जैसे जनरल वाले पर ये लागू नहीं होता है। हाँ, ये लागू होगा एससी एसटी और ओबीसी। ओबीसी में खासतौर से एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर। अब बहुत सारे बच्चों ने जो फॉर्म फिलअप करने के समय या अभिभावकों ने जो फॉर्म अपलोड किया था डॉक्यूमेंट कास्ट सर्टिफिकेट में, वो स्टेट गवर्नमेंट का बना हुआ था। याद रखिए, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत चलाए जाने वाले प्रोजेक्ट होते हैं उनमें अगर नामांकन आपको लेना है तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। केवल स्टेट गवर्नमेंट वाले से काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास अभी तक स्टेट गवर्नमेंट वाला है तो आप उसकी प्रक्रिया इमीडिएट शुरू करें, 1 सप्ताह 10 दिन में वो बन जाता है। उसको बनवा लें हर हाल में। एनसीएल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट वाला है उसमें भी आपका नाम होना चाहिए और ये बाय द नेम ऑफ कैंडिडेट होना चाहिए। तीसरी बात होती है कि जो डिफेंस पर्सनल हैं
उनको क्या क्या चाहिए होगा। तो डिफेंस पर्सनल वाले के लिए उनका सर्विंग सर्टिफिकेट या पीपीओ होना चाहिए, ये जरूरी है। उस पर उनका एपीओ होता है, उनका पर्सनल नंबर, ये सब सारा डिटेल होता है। तो इससे आपका पता चलेगा कि आप रियल में डिफेंस कैटेगरी से हैं। उसके बाद स्कोर कार्ड। तो ये स्कोर कार्ड क्या होता है, जो एनटीए की वेबसाइट पर अभी नहीं है। जिस समय स्कोर कार्ड जारी हुआ था, मैंने अपने सभी बच्चों का स्कोर कार्ड उस समय डाउनलोड कर लिया था, कुछ का नहीं भी हो पाया था। खैर, ये अभी लिंक जो है एनटीए के वेबसाइट पर, ये अभी काम नहीं कर रहा है। आप एप्लीकेशन नंबर देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे और सिक्योरिटी पिन डालेंगे, और जैसे ही इंटर करेंगे तो वो इनवैलिड यूआरएल दिखा रहा है, तो वहां एक एरर आ रही है। लेकिन जिस समय इसकी बात होगी तो वो फिर से चालू हो जाएगा, वो समय आप डाउनलोड कर पाएंगे उस चीज को। इसके बाद एक चीज और हम आपको बता दें, एडमिट कार्ड। तो सभी के पास एडमिट कार्ड है, सबों ने एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करके रखा हुआ था। और एडमिट कार्ड जो होता है वो आपको कंफर्मेशन पेज जो था वो तो 3 जगह से है, और एडमिट कार्ड आपके पास है, उसको संभाल करके रखेंगे, उसको भी आपको देना पड़ेगा। तीसरा, कॉल लेटर। ये 2 तरीके से आता है। पहले बाई पोस्ट आता था, पर पोस्टल डिले में कभी कभी समय बीतने के बाद ही पहुंचता था। तो अब क्या है कि ये जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होगी, ये प्रायर आपके मेल पर निश्चित रूप से आएगी, और एक एसएमएस भी आपको मिलता है उसका इंफॉर्मेशन के लिए। 2 जगह आता है। पिछले साल मेरे जितने भी अभिभावक थे, चाहे वो नए सैनिक स्कूलों के लिए उनका कॉल हुआ हो या पुराने सैनिक स्कूलों के लिए, डॉक्यूमेंट की क्या क्या है इसकी पूरी एक डिटेल लिस्ट और अटैचमेंट आपके मेल में आता है। आप मेल से ही उसको डाउनलोड करके और उसका सारा फॉर्म फिलअप करके उसको ले जा सकते हैं। यानी प्रिंट आउट, प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपके मेल में अटैच करके भेजा जाता है। ये मेरे अनुभव का चीज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये निश्चित रूप से मिल जाएगा। उसके बाद का जो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, अब कॉल लेटर का मतलब ही हो गया कि उसमें आपको मेडिकल फॉर्मा भी होता है। वो मेडिकल फॉर्मेट भी आप डाउनलोड कर लें। कई बार ये जो बोर्ड सैनिक स्कूल वाले हैं उन लोगों के लिए वहां से भी होता है, लेकिन मेडिकल फॉर्मेट आपको मिलेगा, वो भी डाउनलोडेबल होता है। पिछले साल तक तो मैंने खुद डाउनलोड करके अपने बच्चों और अभिभावकों को दिया है वो सब चीज। इसके बाद कॉल लेटर आया, मतलब मेडिकल के लिए आपका कॉल हो गया, तभी वो आता है। एडमिशन या मेडिकल के लिए ये आएगा। उसके बाद होता है मेडिकल फॉर्म। तो मेडिकल फॉर्म ही उसी में अपेंडिक्स में रहता है, ये वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपको अपना पर्सनल देना है। बाकी जो होगा, जहां मेडिकल होगा उसमें वो वहां के डॉक्टर उसमें सारा चीज फिलअप करते हैं और उसको तैयार करेंगे। नेक्स्ट जो बारी आती है, जो नए सैनिक स्कूल में होते हैं उसके लिए मेडिकल फिटनेस की। तो ये हो सकता है कि कहीं इस बार वो भी मेल पर आ जाए, और उसको अगर नहीं आता है तो जो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर होते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर, उनसे आप उसका एक लेटर पैड होता है, उन लोगों को पता है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है, तो आप उनसे सारा डिटेल देकर के बनवाएंगे। उस पर उनका सिग्नेचर, सील, मोहर होगा, और उनके सील पर उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा, वो भी आप लेंगे वहां पर। अब एक चीज आती है जो 10वें नंबर पर है, वो है फोटो। तो कैंडिडेट का फोटो कितने प्रकार से लेना है, उसमें एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट के फोटो में एक तो वो फोटो जो आप फॉर्म में अपलोड किए हैं उसकी एक कॉपी जरूर रखेंगे आप, ओरिजिनल जो आपने अपलोड किया है। तो 2, 4, 5 या 10 कॉपी उसकी रख लेंगे। 10-20 कॉपी उसकी सिंगल पासपोर्ट साइज लेटेस्ट आप खिंचवा करके रख लेंगे। और एक फोटो या 2 फोटो पेरेंट्स के साथ, और वो जो साइज होगा वो पोस्ट कार्ड साइज होगा। बाकी के फोटो पासपोर्ट साइज होंगे, लेकिन एक तरफ मदर, एक तरफ फादर, और बीच में कैंडिडेट को बैठा करके जो लेते हैं वो पोस्ट कार्ड साइज का होता है। ये भी फोटोज मांगे जाते हैं उसमें। हो सकता है सैनिक स्कूल में अभी मांगा जाए या नहीं, लेकिन हम लोग अपने विद्यालय में नामांकन के समय ये लेते हैं, और ये एक जगह नहीं, कई जगह, कई विद्यालयों में ये लिए जाते हैं। तो आप भी उसको रखेंगे, अगर मांगा गया तो देंगे, नहीं मांगा गया तो आप नहीं देंगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और फादर मदर भी अपना सेपरेट सेपरेट पासपोर्ट साइज फोटो अलग अलग 10-10 या 15-15 पीस बनवा करके रखेंगे। और लास्ट का एक होता है मार्कशीट और टीसी। तो मुझे लगता है कि जिस समय आप लोगों का ये प्रोसीजर होगा, अभी एग्जामिनेशन का समय चल रहा है, इस ये डॉक्यूमेंट्स का अगर डिमांड होता है तो इसमें एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट स्कूल से आपको मिल जाएगा। ये इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है जब बच्चे को आप वहां
डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस समय अब डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ ज्वाइनिंग में अंतर होता है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग का मतलब हुआ आप बच्चे को जमा करेंगे और आप अपने आ जाएंगे, लेकिन डेट ऑफ एडमिशन में एडमिशन के समय बच्चा जाएगा और फिर आप बच्चे को लेकर के आ जाते हैं। तो मार्कशीट और टीसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है जब बच्चे को आप स्कूल में छोड़ने जाते हैं, उस वक्त इसकी जरूरत पड़ती है और उस वक्त ये आपको मिल जाएगा, स्कूलों से मिल जाएगा। तो उस समय तक पर्याप्त समय भी रहेगा, स्कूलों की एग्जाम ओवर हो चुकी रहेगी। तो ये आज की विशेष रूप से जानकारी रही। और भी अगर कुछ नई सूचना आती है, ई काउंसलिंग कब से क्या हो रहा है और कब से क्या किसको लिस्ट अलॉट हो रहा है, इसकी प्रतीक्षा आप सभी को है, हमें भी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करा करके रखेंगे। ये इतने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल प्राइमरी रिक्विजिशन है, इसको हर हाल में आप रेडी करा करके रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।